हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको विजयनगर के सैन्य प्रशासन के बारे में, सेना की पद्धति के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियोस में मैंने विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन से संबंधी तमाम विधाओं के बारे में बताया। आज हम आपको विजयनगर साम्राज्य के सैन्य प्रशासन के बारे में बताएंगे। तो हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के सैन्य प्रशासन के बारे में हमें उस समय के तत्कालीन अभिलेखों से, तमाम शास्त्रीय उल्लेखों से, इसके अलावा विदेशी यात्रियों के वर्णन से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो हम देखते हैं कि जो साम्राज्य दिल्ली सल्तनत को चैलेंज करके दक्षिण भारत में खड़ा हुआ हो, अस्तित्व में आया हो, और इसके साथ ही हम देखते हैं बहमनी राज्यों से उनकी निरंतर शत्रुता चली हो, ऐसे साम्राज्य में स्वाभाविक है कि सेना अत्यंत महत्वपूर्ण रही होगी। तो हम देखते हैं कंदाचार, सेना का जो विभाग था वो कंदाचार या खंदाचार के नाम से जाना जाता था, और जो दंडनायक सेना का होता था वो सेनापति सही मायने में होता था, दंडनायक। और हम देखते हैं कि जो सेना की भर्ती होती थी वो दो प्रकार से हुआ करती थी। दो प्रकार की व्यवस्थाएं थी भर्ती को लेके। एक तो राज्य के द्वारा सीधे सेना को भर्ती किया जाता था, और दूसरे देखते हैं सामंतों के द्वारा भी सेना की आपूर्ति विभिन्न समयों पर, समय समय पर और युद्ध की आपात स्थिति में भी की जाती थी। तो हम देखते हैं जो साम्राज्य के द्वारा, राज्य के द्वारा सीधे सेना भर्ती की जाती थी वो स्थायी और नियमित होती थी। इसे राजधानी की सेना भी कहा जाता है। नूनिच ने इसे राजधानी की सेना बताया है। वास्तव में ये एक विशेष सेना थी, और ये मुगलों के अहदियों की भांति इसे कह सकते हैं, और ये सही मायने में राजा के अंगरक्षकों की सेना भी कही जाती थी। राजा के अंगरक्षक माने पर्सनल राजा की फौज से कहा जाता था। हम देखते हैं कि जो ये सेना थी इसमें जो सामंतों द्वारा सेना की जिसकी आपूर्ति की जाती थी, नायकों के द्वारा आपूर्ति की जाती थी। नायकों को उन्हें जो अमरम दी जाती थी, भूमि दी जाती थी, वो इसी आधार पर दी जाती थी कि वो सेना की एक टुकड़ी राजधानी में रखते थे और एक टुकड़ी अपने पास रखते थे, और जब जरूरत पड़ती थी, आवश्यकता होती थी, तो सेना की आपूर्ति राज्य के लिए और भी किया करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं जो सेना के जो प्रकार थे, सेना कितने प्रकार की थी। तो हम देखते हैं पदाति जो पैदल सेना होती थी, इसके अलावा अश्व सेना होती थी, हस्ती सेना होती थी, हाथियों की सेना, और तोपखाना भी होता था। हम देखते हैं पदाति सेना की संख्या सर्वाधिक थी, और इसके बाद हम देखते हैं कि अश्व सेना का सर्वाधिक महत्व था। विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो सेना थी वो घुड़सवार सेना ही थी। और हस्त सेना के लिए हम देखते हैं कि बहमनी राज्य से शत्रुता के कारण इन्हें दक्षिण से ही और श्रीलंका तक से सेना में के लिए हाथियों की आपूर्ति हुआ करती थी। और तोपखाना की जहाँ तक बात करें तो दक्षिण भारत में तोपखाने का सर्वप्रथम प्रचलन विजयनगर के द्वारा ही देखने को मिलता है। अश्व सेना का प्रधान सही मायने में राजा ही होता था, और अश्व सेना के प्रधान को अश्वपति भी कहा जाता था। हम देखते हैं कृष्णदेव राय अपने समय में 13,000 घोड़ों का निरंतर आयात करता था, और ये जो घोड़े थे ये हारमुज से आयात किए जाते थे। कृष्णदेव राय के द्वारा जो निरंतर आयात किया जाता था उसमें काफी धन व्यय होता था। हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का सर्वप्रमुख जो व्यय का आधार था वो यही सेना की व्यवस्था थी, क्योंकि सेना की कुशलता पर, सेना की सुदृढ़ता पर ही राज्य का अस्तित्व टिका हुआ था। तो हम देखते हैं कि 13,000 घोड़ों का निरंतर आयात कृष्णदेव राय के द्वारा किया जाता है हारमुज से। इसके अलावा अगर हम हथियारों की बात करते हैं तो हथियार तलवार, धनुष्वाण और बंदूक ये प्रमुख हथियार हुआ करते थे। अच्छा, जहाँ तक नौसेना का भी उल्लेख मिलता है, छोटी सी नौसेना भी हुआ करती थी, लेकिन नौसेना को बहुत अधिक महत्व विजयनगर साम्राज्य में नहीं दिया गया है। यदि विजयनगर साम्राज्य में नौसेना पर अधिक ध्यान दिया जाता तो शायद आने वाले समय में जो यूरोपीय शक्तियाँ निरंतर प्रभावी होती गई वो शायद न हो पाई होती। इसके अलावा हम देखते हैं कि सेना में ब्राह्मणों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान था। ये सेना का नेतृत्व करते थे, और सेना के नेतृत्वकर्ता से लेके, युद्ध में नेतृत्वकर्ता से लेके प्रधान सेनापति तक का पद अक्सर ब्राह्मणों को
प्राप्त हुआ करता था। अब जब हम वेतन की बात करते हैं तो हम वेतन देखते हैं कि राजकोष से नकद वेतन सैनिकों को प्रायः दिया जाता था। और सेना का सही मायने में जो राज्य सत्ता थी, प्रभु सत्ता थी, उसका केंद्र बताया गया है गुट्टी के दुर्ग को। गुट्टी का दुर्ग अर्थात विजयनगर का सबसे प्रमुख दुर्ग था। और दुर्गों के प्रकार की अगर बात की जाए तो स्थल दुर्ग जो स्थल में मजबूती से होते थे, जल दुर्ग जो जल से उनकी सुरक्षा प्रदान होती थी, इसके अलावा गिर दुर्ग जो पर्वतों पर स्थापित होते थे, और वन दुर्ग जो गहन जंगलों में होते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि दुर्गों के 4 प्रकार थे, किलों के 4 प्रकार थे, और यही सही मायने में विजयनगर साम्राज्य की शक्ति का केंद्र थे। इनमें सेनाओं का संकेंद्रण बड़े पैमाने पर हुआ करता था। और ये जो प्रांत होते थे विजयनगर के, मैंने पहले भी बताया था आपको, तो किसी भी प्रांत की जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता या महत्वपूर्ण शर्त जो मानी गई है वो ये थी कि वो एक राजधानी दुर्ग, एक दुर्गम दुर्ग जिसके केंद्र में होना चाहिए, ऐसा ही क्षेत्र प्रांत बनने लायक होता था। इसके अलावा हम देखते हैं पदाई पर्रू एक शब्द का उल्लेख मिलता है, जो विजयनगर साम्राज्य के द्वारा नव विजित प्रदेश किए जाते थे, और उन प्रदेशों में जो नवनिर्मित दुर्ग होते थे उन दुर्गों को पदाई पर्रू कहा जाता था। तो देखिए महत्वपूर्ण बातें जो हैं इसमें ये हैं कि कंदाचार क्या है, दंड नायक सेनापति होता था, इसके अलावा भर्ती की 2 व्यवस्थाएं होती थी, और विजयनगर की जो सेना थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण सेना अश्व सेना होती थी, और सर्वाधिक संख्या पदाति सेना की होती थी, माने पैदल सेना की होती थी। हथियार कौन कौन से होते थे, इसके अलावा नायकों की जो सेना होती थी, सामंतों की सेना, वो निरंतर इनके द्वारा आपूर्ति की जाती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो राजधानी की सेना, वास्तव में जो केंद्र की सेना होती थी, उसे वेतन राजकोष से नगद में प्रदान किया जाता था। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है। और सबसे प्रमुख दुर्ग गुट्टी का था। दुर्ग 4 प्रकार के थे। नवनिर्मित प्रदेशों के दुर्ग पदाई पर्रू के नाम से जाने जाते थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम विजयनगर की सामाजिक व्यवस्था के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।